आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की रचना सहर्ष स्वीकारा है, जिसके रचनाकार गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। उस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। समझने के क्रम में हम लोग 4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें प्रथम बिंदु होगा गजानन माधव मुक्ति बोध जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, दूसरा कविता का परिचय, तीसरा कविता का सारांश एवं चौथा एवं अंतिम बिंदु होगा पूरी कविता को 4 भागों में विभाजित करके हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे, जिसके तहत संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष को समझने का प्रयास करेंगे। क्रम को शुरू करते हैं और गजानन माधव मुक्ति बोध जी से परिचित होने का प्रयास करते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को ग्वालियर के मुरैना जिले के श्योपुर कस्बे में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता माधव जी ग्वालियर के पुलिस विभाग में अधिकारी थे। मुक्ति बोध जी की प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पाई। उन्होंने हिंदी में एमए किया। पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। उन्होंने बड़ा नगर के मिडिल स्कूल, शारदा शिक्षा सदन और उज्जैन के मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन कार्य किया। विद्यार्थी जीवन से ही मुक्ति बोध जी रचनाएं लिखने लगे थे। इनकी रचनाएं कर्मवीर, वीणा आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। आरंभ में इन पर छायावादी प्रभाव रहा, लेकिन बाद में वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मुक्ति बोध हिंदी कविता की नई धारा के कवि हैं। इनकी कविताओं में बिंब, फैंटेसी, आत्मसंघर्ष स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, आलोचनात्मक कृतियां हैं। चाँद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह है, काठ का सपना, विपात्र, अंधेरे में आदि है। इनकी मृत्यु 7 फरवरी सन 1964 ईस्वी को पक्षाघात से हो गई। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और विचारणीय बिंदु कविता का परिचय, इससे परिचित होने का प्रयास करते हैं। मुक्ति बोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, उनमें एक है सहर्ष स्वीकारा, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहां से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक वह सामने भी नहीं भी है, तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कविता के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता मुक्ति बोध के निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है।
इस कविता का तुम माँ है या पत्नी, प्रेसी, बहन या कोई और, इसका रहस्य बना हुआ है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां या उपलब्धियां हैं, उन्हें उसके प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। उसकी गर्वीली, गंभीर, गरीबी, अनुभव, विचार, चिंतन, भावनाओं की नदी सब मौलिक है। ये सब प्रिय के प्रेम का संबल पाकर ही प्राप्त हुए। कवि अपने प्रिय से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वह स्वयं को जितना भी उड़ेलता है, उतना ही फिर भर आता है, मानो उसके भीतर कोई झरना है। उसे लगता है कि उसका प्रिय उस पर चांद की तरह खिला रहता है। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के अत्यधिक प्रेम से, उसकी ममता के मोह से उबरे। वह सदा ही उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कमजोर हो गया है। उसे भय लगता है कि वह उसके बिना शायद जी नहीं पाएगा, इसलिए वह उसे भूल जाना चाहता है, ताकि वह अंधेरों में, गहरी से गहरी गुफाओं में जी सके। यद्यपि उसका प्रिय को भूलना एक दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह अंधेरे से लड़ता हुआ भी उसी की आत्मीयता से शक्ति पाएगा। उसका सहारा उसे सब जगह मिलता रहेगा। उसने जीवन में आज तक जो भी पाया है, वह उसके प्रिय की देन है। उसके सब कार्यों में कारण रूप में उसका प्रिय ही रहा है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए व्याख्या की तरफ बढ़ चलते हैं। व्याख्या के तहत हम लोग पूरे पाठ को 4 भागों में विभाजित कर लें और उसके बाद प्रत्येक भाग का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष को समझने का प्रयास करेंगे। पुस्तक को देखें। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी या ये गंभीर अनुभव सब या विचार वैभव सब, दृढ़ता या भीतर की सरिता या अभिनव सब मौलिक है। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखें। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा है से उद्धृत है। इसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोधि जी हैं। आइए इसके प्रसंग को देख लें। इस कविता में कवि ने जीवन में दुख, सुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कवि अपने रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं या कमजोरियां हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूं। मुझे उन पर गर्व है। कारण यह है कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है, वह सब तुम्हें बहुत प्रिय है। मेरी गर्व भरी गरीबी, मेरे जीवन के गहरे अनुभव, मेरा गहरा विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी, मेरे अन्य नए नए रूप, ये सब अपने आप में मौलिक हैं, निजी हैं, नए हैं। इनकी मौलिकता का मूल कारण यह है कि
मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, प्रेरणा है या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। तुम्ही ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। इन पंक्तियों के विशेष को देखें। कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय अपनी मां या प्रिया को देता है। संबोधन शैली है, मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी बन पड़ी है। विचार वैभव और भीतर की सरिता में रूपक अलंकार तथा पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा गर्विली गरीबी विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार है। बोली खड़ी है। काव्य की रचना मुक्तक छंद में है, जिसमें गर्विली, गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग है। पुनः पुस्तक को देखें। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर। मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखें। प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा है से उद्धृत है। इसके रचनाकार गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखें। इस कविता में कवि ने जीवन में दुख, सुख, सहर्ष, संघर्ष, अवसाद, उठापटक, सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को समझते हैं। अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच स्नेह का क्या संबंध है, किस नाते मैं तुमको इतना चाहता हूं। मुझे तो इतना पता है कि मैं स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूं और बांटता हूं, उतना ही यह बार बार फिर से भर आता है। मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है, जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती है, अथवा हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है, जिससे निरंतर स्नेह जल छलकता रहता है। मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है और इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। आइए इन पंक्तियों के विशेष को देखते हैं। कवि अपने प्रिय के स्नेह से पूर्णतः आच्छादित है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है में विरोधाभास अलंकार है। मीठे पानी का सोता है में रूपक अलंकार है। प्रिय के मुख की चाँद के साथ समानता के कारण उपमा अलंकार है। छंद मुक्तक है। भाषा खड़ी बोली युक्त है, जिसमें लाक्षणिकता है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं
तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहालू मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, या छटपटाती छाती को भौतिक तब्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। आइए इसके संदर्भ को देखें। प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा से उद्धृत है, जिसके रचनाकार गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखें। इस कविता में कवि ने जीवन में दुख, सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। आइए इनकी व्याख्या को समझते हैं। कवि अपने प्रिय से प्रार्थना करता है कि वह उसे भूल जाना चाहता है। हालांकि उसे भूलना कवि के लिए बहुत बड़ा दंड है, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। कवि चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए। वियोग की गहरी अमावस उसके चेहरे पर, शरीर पर, हृदय में छा जाए। वह उस वियोग वेदना को भरपूर झेले और उसमें नहा ले। कारण यह है कि उसका वर्तमान जीवन अपने प्रिय से पूरी तरह घिरा हुआ है। प्रिय ने उसे पूरी तरह छा लिया। यद्यपि प्रिय के स्नेह का उजाला बहुत मनोरम है, परंतु अब यह उजाला उसके लिए आसानी हो गया है। उसके मन में सदा प्रिय की ममता बादलों की भांति मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इस कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य की आशंकाएं डराने लगी हैं। प्रिय के अभाव में वह कैसे जिएगा, यह भय उसकी छाती में छटपटाहट पैदा करता है। इसलिए अब उसे अपने प्रिय का बहलाना, सहलाना और रह रह कर अपनापन जतलाना सहन नहीं होता है। वह अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है। उसके स्नेहांचल के बिना भी अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। इन पंक्तियों के विशेष को समझते हैं। कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। शैली संबोधन शैली है। खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है, जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। अंधकार, अमावस्या, निराशा के प्रतीक है। ममता के बादल दक्षिण ध्रुव, अंधकार, अमावस्या में रूपक अलंकार, छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार तथा बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। सहा नहीं जाता है कि पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। कविता का अंतिम भाग। सचमुच मुझे दंड दो
कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में। बिल्कुल मैं लापता लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा है से लिया गया है। इसके रचनाकार गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखें। इस कविता में कवि ने जीवन में सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। हे प्रिय, तुम सचमुच मुझे दंड दो। मैं पाताल की अभेद्य अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान अकेली सुरंगों में दम घोटूं, धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं। मेरा जीवन धुएं अर्थात घुटन में दबकर समाप्त हो जाए, अकेलेपन से पीड़ित हो जाए। मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि मुझे वहां भी यही सहारा होगा कि मेरी उस स्थिति में कारण बनकर तुम्हें उपस्थित हो। वहां भी मुझे तुम्हारी यादों का सहारा होगा। तुम्हारी प्रेममयी यादें मुझे अकेलेपन के संत्रास में भी प्रसन्न रखेंगी। मेरा यह विश्वास है कि मेरी जो कुछ भी सत्ता है, मेरी जो स्थितियां हैं, मेरी जो स्थितियां हो सकती हैं, मेरी उन्नति अथवा अवनति की जो भी संभावनाएं हैं, वे सभी तुम्हारे कारण से हैं। तुम्हारे प्रेम से संचालित होकर मैंने जो कार्य किए, उन्हीं कार्यों का परिणाम है मेरा वर्तमान। आशा यह है कि तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण से मेरा जीवन बना बिगड़ा है। हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी अब है अथवा पहले था, उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि तुमने मेरी सुखद दुखद सभी स्थितियों को अपना मानकर प्यार किया है। मेरे पूरे जीवन से तुम जुड़ी रही हो। आइए इन पंक्तियों के विशेष को समझते हैं। कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को स्वीकार किया है। पाताली, अंधेरे व धुएं के बादल आदि उपमान विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुए। दंड दो में अनुप्रास अलंकार है। लापता की सहारा है में विरोधाभास से अलंकार है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग है, छंद मुक्तक है। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की कविता सहर्ष स्वीकारा है, जो गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित है। उस कविता को समझने का प्रयास किया, जिसके तहत हम लोगों ने 4 बिंदुओं पर विचार किया, जिसमें पहला बिंदु था मुक्ति बोध जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, दूसरा कविता का परिचय, तीसरा कविता का सारांश और चौथा एवं अंतिम बिंदु था पूरी कविता का 4 भाग करके चारों का अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष को समझने का प्रयास हम लोगों ने किया। आप लोगों का ध्यान
मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर मुक्तिबोध जी का संक्षिप्त परिचय स्मृति संकेत के रूप में, कविता का शब्दार्थ एवं कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर आ रहे होंगे जिनका लाभ आप सभी उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।